वेलकम टू वर्ल्ड हिंदी मूवीज। इंटरस्टेलर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है जिसमें साइंस की अलग अलग थ्योरी को दिखाई गई है। इस मूवी में कैरेक्टर है कूपर, जिसके चारों तरफ इस पूरी मूवी का प्लॉट घूमता है। कूपर नासा में एक पायलट था, पर अब वो नासा में काम नहीं करता बल्कि मक्के की खेती करता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया को अब वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया अब भूख से जूझ रही है। धरती पर 100 साल पहले गेहूं उगना बंद हो गया और चीजों की पैदावार भी खत्म हो चुकी है। कूपर के 2 बच्चे हैं। मर्फ बेटी होती है जो पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसका साइंस में बहुत रुझान है, और बेटा टॉम जो पढ़ाई में एवरेज है। अब मर्फ जिस कमरे में सोती है वहां पर एक बुक शेल्फ है। बार बार उसके बुक शेल्फ से किताबें अपने आप ही नीचे गिर जाती हैं। मर्फ अपने पिता को कई बार बोल चुकी है कि उसके कमरे में भूत है, पर कूपर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। कूपर बोलता है कि ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं। मर्फ बोलती है कि आपने ही बताया कि विज्ञान का मतलब उन चीजों को एक्सेप्ट करना होता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कूपर बोलता है ठीक है, अगर तुम गोस्ट और साइंस के बीच में कनेक्शन जोड़ना चाहती हो तो उससे डरने के बजाय जो कुछ भी तुम्हारे कमरे में होता है उसे ऑब्जर्व करो और उसकी सच्चाई का पता लगाओ। एक बार सब बेसबॉल का मैच देख रहे होते हैं, तभी सायरन बजता है, और ये सायरन होता है तूफान आने का। धरती पर अब धूल का तूफान आना आम बात हो चुकी है, और ये धूल वाला तूफान कभी भी आ जाता है। तूफान आने से मैच बंद हो जाता है और सब मास्क लगाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब कूपर अपने घर पहुंचता है तो पूरा घर धूल से भरा हुआ होता है, और मर्फ के कमरे में फर्श पर धूल से कुछ लाइन बनी होती है। मर्फ बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना, कोई गोस्ट हमसे बात करना चाहता है। कूपर उन लाइंस को बड़े ध्यान से देखता है और वो मर्फ को बोलता है, आज तुम अपने भाई टॉम के कमरे में सो जाओ। और कूपर वहीं रहकर ये समझने की कोशिश करता है कि यहाँ हो क्या रहा है। अब सुबह होती है और मर्फ वहां पर आती है और वो देखती है कि उसके पिता अब भी वहीं बैठकर उन धूल की लाइनों को देख रहे हैं। कूपर मर्फ को बताता है कि किताबें गोस्ट की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं, और वो एक सिक्का उछलते हैं जो मिट्टी से बनी लाइन के ऊपर जाकर गिरता है, लाइन के बीच में नहीं। कूपर बताता है ये एक मैसेज है जो बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। कूपर समझ जाता है कि धूल से बनी मोटी लाइन का मतलब 1 और पतली लाइन का मतलब 0 है। अब कूपर इस मैसेज को डिकोड करता है, और मैसेज को डिकोड करने के बाद उसे एक लोकेशन का पता चलता है, और वो और मर्फ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब जब कूपर अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे वहां की सिक्योरिटी पकड़ लेती है, और अगले सीन में दिखाते हैं कि कूपर से एक रोबोट कुछ पूछताछ कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो एक साइंटिस्ट है, और इसका नाम एमिली है। वो कूपर को अपने साथ एक रूम में ले जाती है। एमिली के पिता प्रोफेसर ब्रेंट भी वहीं पर होते हैं। कूपर नासा में काम कर चुका होता है तो प्रोफेसर ब्रेंट को पहले से जानता है। अब वो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कूपर को इस जगह के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि ये बहुत ही खुफिया जगह होती है और इस जगह के बारे में किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। कूपर बोलता है कि जिस तरह से मुझे इस जगह के बारे में पता चला ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, पर कुछ साइंटिफिक भी नहीं लगता। तभी मर्फ बोलती है, ग्रेविटी से हमें यहाँ के बारे में पता चला। वहां पर बैठा एक आदमी पूछता है कि हमें बताओ कि तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे। कूपर को अभी तक कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके दिल में डर भी होता है। वो बोलता है, पहले आपको वादा करना होगा कि मुझे और मेरी बेटी को आप लोग यहाँ से आराम से जाने दोगे। अब प्रोफेसर ब्रेंट हंसते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें हमारे काम के बारे में नहीं पता। हालांकि कूपर और प्रोफेसर ब्रेंट नासा में साथ काम कर चुके हैं, पर कूपर के मुताबिक नासा ऑर्गेनाइजेशन और इस दुनिया में जितनी भी साइंस के प्रोजेक्ट थे वो सब आज से 10 साल पहले पूरी दुनिया में बंद हो चुके। प्रोफेसर ब्रेंट बोलते हैं कि नासा ऑर्गेनाइजेशन आज भी चलती है, पर दुनिया के लिए ये खत्म हो चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया भूख से परेशान है। और अगर लोगों को पता चलेगा कि नासा अब भी अपने स्पेस प्रोजेक्ट पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं तो लोग इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा खर्चे वाले होते हैं। प्रोफेसर ब्रेंट कूपर को बताते हैं कि पृथ्वी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम बहुत सारी फसल को पहले खो चुके और धरती के वातावरण में बदलाव आएगा और धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। कूपर बोलता है, धरती को बचाने का कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरकीब होगी। प्रोफेसर ब्रेंट बोलता है, कूपर, हमें धरती को बचाना नहीं है बल्कि अब इसे छोड़कर जाना होगा। प्रोफेसर ब्रेंट कूपर को बताते हैं कि अंतरिक्ष में एक एंडोरेंस नाम का नासा का स्पेसशिप है, और हमारे पास अभी भी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद उन कूपर को ये बताते कि सैटर्न ग्रह के नजदीक आज से लगभग 48 साल पहले अपने आप एक वर्म होल खुल गया था, जिसके थ्रू हम दूसरी गैलेक्सी में कम से कम समय में जा सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसमें करोड़ों खरबों तारे और असंख्य ग्रह हैं। इसी तरह ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सी हैं, पर इंसान को वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। अब ये समझ लें कि वर्म होल होता क्या है। वर्म होल की थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की है।
जैसे एक पहाड़ है। अगर आपको पहाड़ के दूसरी तरफ जाना है तो आपको उस पहाड़ को पार करने में कई घंटे लग जाएंगे, पर अगर उसी पहाड़ में एक सुरंग हो तो आप कुछ ही मिनटों में उस पार पहुंच सकते हैं। प्रोफेसर ब्रेंट कहते हैं कि कोई एडवांस सभ्यता इंसान की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कूपर को बताते हैं कि हम पहले 13 एस्ट्रोनॉट्स को वर्म होल के थ्रू दूसरी गैलेक्सी में भेज चुके हैं और उन्हें वहां ऐसे ग्रहों को ढूंढना है जो इंसान के रहने के लिए पर्याप्त हों और ज्यादा दूर ना हो। और उन सब के पास एक रोबोट है, और जब उन्हें कोई ऐसा ग्रह मिल जाएगा जहां इंसान रह सकता है तो वो उस रोबोट को ऑन कर देंगे और फिर हमें यहाँ उसका सिग्नल मिल जाएगा। अब जो 13 एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनमें से उन्हें 3 का सिग्नल मिल चुका है, यानी 3 अलग-अलग ग्रहों का। पर उन ग्रहों पर डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती, तो सिर्फ उनके पास उन तीनों ग्रहों के सिग्नल्स हैं। और इसलिए अब एक टीम बनाई जा रही है और उन तीनों ग्रहों पर, उन तीनों प्लैनेट पर उन्हें भेजा जा रहा है। और अगर तीनों में से कोई सा भी ऐसा ग्रह है जहां पर इंसान आराम से रह सकता है तो उसके बाद प्रोफेसर ब्रेंट के पास प्लान है। प्लान नंबर 1, प्रोफेसर ब्रेंट ग्रेविटी को समझने और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उन्हें कामयाबी मिल जाती है तो एक स्पेस स्टेशन के जरिए संपूर्ण मानव जाति को उस ग्रह पर भेज देंगे जो रहने लायक है। और इसके लिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन बनाया भी हुआ है, और वो स्पेस स्टेशन वही है जहां पर कूपर और प्रोफेसर ब्रेंट खड़े हैं। दरअसल ये कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि आप इसे एक अंतरिक्ष यान कह सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जाएगा कैसे? इसके लिए वो ग्रेविटी को कंट्रोल करने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पर कुछ देर के लिए ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो इस विशाल यान को अंतरिक्ष तक आराम से भेजा जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी के बिना ये स्पेस स्टेशन अपने आप ही हवा में तैरने लगेगा और उसके बाद इसे बस दिशा दिखाने की जरूरत होगी, और इस तरह से पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सकता है। अब प्रोफेसर ब्रेंट कूपर को बोलते हैं कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ, क्योंकि हमें एक पायलट की जरूरत है और तुम एक पायलट हो। कूपर इस चीज के लिए मान जाता है, क्योंकि ये दुनिया को बचाने की बात है। लेकिन इस बात से उसकी बेटी मर्फ बहुत नाराज है। वो नहीं चाहती कि उसके पिता किसी ऐसे मिशन पर जाए जहां पर जान का खतरा हो और जहां से आने का कुछ पता ही ना हो। मिशन पर जाने से पहले कूपर मर्फ के रूम में आता है और उससे बोलता है कि मैं जा रहा हूं। मिशन पर जाने से पहले कूपर मर्फ के रूम में आता है और उससे बोलता है कि मैं जा रहा हूं, और बोलता है कि इसकी दूसरी जोड़ी मेरे पास रहेगी, लेकिन ये दोनों घड़ियां हम दोनों के लिए अलग अलग तरह से काम करेंगी। और कूपर ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि अंतरिक्ष में जा रहे हैं, वहां पर वक्त की रफ्तार कम होगी और पृथ्वी पर वक्त की रफ्तार ज्यादा है। कूपर बोलता है कि शायद जब मैं वापस लौटूं तो तुम मेरी उम्र की हो जाओ और मेरी उम्र लगभग इतनी ही रहे जितनी की अभी है। अब कूपर और उसकी पूरी टीम वर्म होल से होते हुए दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। वर्म होल से होते हुए दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाती है और वो उस ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो तीनों ग्रह हैं। और इस ब्लैक होल का नाम होता है गर्क चवा। और जो 3 ग्रह हैं जहां से उन्हें सिग्नल मिल रहे हैं, वो इस ब्लैक होल का चक्कर उसी तरह लगाते हैं जिस तरह से पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। अब उनके स्पेसशिप के सबसे नजदीक जो प्लैनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लैनेट। तो उनकी टीम डिसाइड करती है कि सबसे पहले हम इसी प्लैनेट पर जाएंगे, लेकिन ये वाला प्लैनेट ब्लैक होल से भी सबसे नजदीक होता है। तो यहाँ पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। अब मैं आपको ब्लैक होल के बारे में बता दूं। ब्लैक होल ब्रह्मांड में होते हैं और इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर इनकी रेंज में कुछ भी आ जाए तो ये उसको अपने अंदर समा लेते हैं। सपोज सूरज भी अगर इनकी रेंज में आ गया तो ये उसको भी निकल जाएंगे। और यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनके जितनी नजदीक आप जाओगे वहां पर समय की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी। और एक यही कारण होता है कि उस प्लैनेट में बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। अब ये मिलर के प्लैनेट पर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका एक साथी रोमली बोलते हैं कि मैं यहीं पर रुकूंगा और ब्लैक होल को ऑब्जर्व करूंगा और उसके इक्वेशंस को समझने की कोशिश करूंगा। बाकी के 3 लोग मिलर के प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उस पूरे प्लैनेट में 5 से 6 फुट का पानी होता है और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जिंदगी की संभव है नहीं। और मिलर जिसने उस प्लैनेट पर लैंड किया था, वहां पर उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का सिर्फ मलबा होता है। एमेलिया उस तरफ जाने लगती है जहां से उसको सिग्नल मिल रहे थे। तभी कूपर पूछता है कि तुम कहां जा रही हो? वो बोलते हैं कि पहाड़ों की तरफ, और वो उस तरफ जाने लगती है। लेकिन कूपर जब जहां से देखता है तो पहाड़ नहीं बल्कि वो लहरें होती हैं जो बादल को छू रही होती हैं। और इस प्लैनेट में इतनी ऊंची लहरें इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है और इसलिए पानी को इतना ऊपर उठा देती है। अब वो एमेलिया को बताता है कि वो पानी की लहरें हैं, जल्दी वापस आओ। लेकिन तब तक एमेलिया वहां पर फंस जाती है। लेकिन रोबोट जो होता है वो उसे बचा लेता है और वो उसे अंदर ले आता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में उनके एक साथी की मौत हो जाती है क्योंकि वो भारी छूट जाता है और उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के इंजन में पानी भर जाता है और वो स्टार्ट नहीं होता।
और वो तभी स्टार्ट होगा जब इंजन से पानी निकलेगा और उन्हें उस प्लैनेट से निकलने में 3 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं। और जब वो अपने मेन शिप में आते हैं जो अंतरिक्ष में होता है, जिसका नाम है एंडोरेंस, तो वहां पर आने के बाद वो देखते हैं कि जो उनके एक साथी वहां पर रह गया था वो लगभग बूढ़ा हो चुका है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि अब तुम वापस आओगे। कूपर बोलता है कि हमें कितने साल हो गए? वो बोलता है कि 23 साल 4 महीने हैं और 8 दिन। इसके बाद वो बताता है कि आप लोगों के घर से मैसेज आए हैं, उन्हें देख लो। और जब कूपर जाता है तो वहां पर उसके लिए कई सारे वीडियो मैसेजेस होते हैं। एक मैसेज में उसका बेटा बताता है कि आप दादाजी यानी कि कूपर के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। वो उसे भी बताता है कि मेरी शादी हो गई है और मेरे बच्चे भी हैं। कूपर हालांकि उसी उम्र का है, पर इतने साल बीत जाने के बाद मर्फ ने अपने पिता के लिए सिर्फ एक ही मैसेज रिकॉर्ड किया है, क्योंकि उनसे नाराज थी। कूपर ने उसे कहा था कि शायद मैं तब वापस लौटूं जब तुम मेरी उम्र की हो जाओ, और आज मर्फ उस उम्र की हो चुकी है जिस उम्र में कूपर पृथ्वी से निकला था। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मर्फ अब साइंटिस्ट बन चुकी है और वो प्रोफेसर ब्रैंड के साथ नासा में काम करती है। इसके बाद ऊपर ये दिखाते हैं कि अब ये तीनों जो बचे हुए हैं ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब बचे हुए 2 प्लैनेट में से किस प्लैनेट में जाना चाहिए। कूपर और रमोली बोलते हैं कि हमें मान के प्लैनेट में जाना चाहिए क्योंकि वो प्लैनेट उनके स्पेसशिप से पास में है। लेकिन अमीया बोलती है कि हमें एडमंड के प्लैनेट में जाना चाहिए क्योंकि उस प्लैनेट से जो डेटा आया वो ज्यादा प्रॉमिसिंग है। मान मैन होता है और वो बोलता है कि यहाँ पर इंसान रह सकते हैं। वो बताता है कि जिस जगह पर अभी हम हैं यहाँ पर अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि पृथ्वी पर प्रोफेसर ब्रैंड अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और वो मरने से पहले मर्फ को बताते हैं कि ग्रेविटी की इक्वेशन कभी पूरी नहीं हो सकती। उसे पूरा करने के लिए उन्हें ब्लैक होल के पूरे डेटा की जरूरत होती, जो ना तो उनके पास थी और ना उन्हें कहीं से मिलने की उम्मीद थी। वो मर्फ को बोलते हैं कि प्लान नंबर 1 सिर्फ दिखावा था। असल में इस प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ प्लान नंबर 2 को पूरा करना था ताकि इंसान ऐसे प्लैनेट पर पहुंच सके जहां जीवन हो और वहां जाकर वो जो अपने साथ मानव के भ्रूण ले गए हैं जिससे नए इंसानों को पैदा किया जा सकता है, उसे नए इंसानों को पैदा करे और मानव जाति को बचा सके। मतलब आने वाले समय में पृथ्वी पर सारे लोग मर जाएंगे। अब मर्फ प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी को वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजती है और बोलती है कि प्रोफेसर ब्रैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो उन्हें वो सारी बातें बताते हैं जो प्रोफेसर ब्रैंड ने मरने से पहले मर्फ को बताई होती है। वो बातें क्या? इस धोखे के बारे में मेरे पिता को पता था। वो ये पूछते हैं कि क्या आपको पता था, और इस मैसेज को कूपर भी देख लेता है, पर इस बारे में प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी एमिली को कुछ भी पता नहीं होता। अब कूपर ये डिसाइड करता है कि वो इस ग्रह से सीधा पृथ्वी पर लौट जाएगा और अपने बच्चों से मिलेगा। तभी उनका एक साथी कूपर को बोलता है कि जब तुम पृथ्वी पर लौटो तो ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए जाना और टार्स, जो कि एक रोबोट है, उसे ब्लैक होल में छोड़ देना ताकि वो सारा डेटा कलेक्ट करके पृथ्वी पर भेज दे, जिससे प्रोफेसर ब्रैंड की ग्रेविटी के अधूरे काम को पूरा किया जा सके और पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सके। मान कूपर को मारने की कोशिश भी करता है। दरअसल उसका प्लान होता है कि वो इन सब को मार दे और अकेला पृथ्वी पर जाए ताकि वहां जाकर वो कोई भी झूठी कहानी बनाए और उसे झूठा साबित करने के लिए वहां पर कोई ना हो। पर प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी एमिली कूपर को बचा लेता है, लेकिन वो उनके एक साथी को मार देता है। अब मान अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में एंड्योरेंस की ओर जाता है, जो कि उनका स्पेसशिप है। जब वो अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। पर इस ब्लास्ट से एंड्योरेंस स्पेसशिप को काफी नुकसान पहुंचता है। वहीं कूपर भी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में एंड्योरेंस की ओर आ रहा होता है। अब एंड्योरेंस स्पेसशिप स्टेबल नहीं होता, पर कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को एंड्योरेंस से कनेक्ट कर लेता है और वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एंड्योरेंस सन्स ब्लैक होल की तरफ खिंच रहा होता है, पर कूपर बोलता है कि मैं इस ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल एक धक्के की तरफ करूंगा और एंड्योर को आखिरी बचे तीसरे प्लैनेट की तरफ धकेल दूंगा। इसे साइंस की भाषा में स्लिंग शॉट कहते हैं, जिससे किसी भी यान को ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से स्पीयर देते हैं। आप उस तीसरे ग्रह की तरफ भी धकेल देते हैं और अपने रोबोट को ब्लैक होल में प्रवेश करवा देते हैं ताकि वो ब्लैक होल का पूरा डेटा भेज दे और प्लान नंबर 1 को कामयाब करके पृथ्वी के लोगों को बचा ले। पर रोबोट के ब्लैक होल के अंदर जाते ही उससे संपर्क टूट जाता है। इसके बाद कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी मेन शिप, जिसका नाम एंड्योरेंस है, उससे अलग कर देते हैं ताकि उसका भार कम हो जाए। और अब एंड्योरेंस में अकेली एमिली बची है जो बचे हुए आखिरी यानी कि तीसरे प्लैनेट की ओर जा रही है। कूपर ऐसा इसीलिए करता है ताकि प्लान नंबर 2 को पूरा किया जा सके और मानव के अस्तित्व को बचाया जा सके। अब यहाँ पर आप ब्लैक होल्स को भी समझ लें। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में ऐसे होल्स होते हैं जिसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे के पूरे प्लैनेट को निगल जाए, और जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते रहोगे वैसे वैसे उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर आकर वो खत्म हो जाएगा। पर जैसे ही कूपर बाहर निकलता है वो ब्लैक होल के अंदर न जाकर एक टेसरेक्ट में पहुंच जाता है, और अब कूपर का रोबोट भी उसके संपर्क में आ जाता है और वो भी इस जगह को देख सकता है। उसका रोबोट बताता है कि 5th डायमेंशन के लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये टेसरेक्ट बनाया है और इस टेसरेक्ट में वो समय में आगे पीछे जाकर किसी भी पहलू को देख सकता है।
वो इस टेसरेक्ट के जरिए अपने ही घर में बनी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जो उसकी बेटी मर्फ के कमरे में होती है, जहां उसे मर्फ दिखती है, जो अब भी बहुत छोटी है। और कूपर किताबें गिराकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहता है, पर मर्फ समझती है ये कोई घोस्ट है। आपको याद होगा बचपन में मर्फ कूपर को बोलती थी कि मेरे कमरे में घोस्ट है जो किताबें गिराता है, और एक बार वो अपने पिता को ये भी बोलती है कि मुझे लगता है कि वो भूत आप ही हैं। और सच में यही होता है, कूपर ही होता है जो उसके कमरे में किताबें गिराता था, और वो ऐसा सिर्फ टेसरेक्ट के जरिए कर पाता है, जिसकी मदद से वो पास में जा सकता है, पर वो यहाँ फंसा हुआ होता है, वो बात नहीं कर सकता। इसीलिए कूपर मर्फ से कम्युनिकेट करने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ग्रेविटी ही एक ऐसी चीज है जो हर डायमेंशन में होती है। और धूल से जो मर्फ के कमरे में बाइनरी कोड्स की लाइंस बनी होती हैं, वो भी ग्रेविटी के मदद से कूपर ने ही बनाई होती है। कूपर ही मर्फ को ग्रेविटी के मदद से अपने आप को जाने से रोकने का मैसेज देता है, जिसे वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेती है, STAY लिखकर। लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी कूपर ये नहीं बता पाता कि वो किसी टेसरेक्ट में फंसा हुआ है, और वही है जिसने ग्रेविटी की मदद से मैसेजेस भेजे हैं। तभी कूपर का रोबोट उसे बताता है कि उसे ब्लैक होल का सारा डेटा मिल गया है, जिसकी मदद से वो प्रोफेसर ब्रांड की ग्रेविटी की अधूरी इक्वेशन को पूरा कर सकते हैं और पृथ्वी के लोगों को बचा सकते हैं। यहाँ पर कूपर सारी गेम समझ जाता है। वो अपने रोबोट को बोलता है, 5th डायमेंशन के लोगों ने मुझे नहीं चुना, बल्कि मर्फ को चुना है। रोबोट बोलता है, किस लिए? कूपर बोलता है, दुनिया को बचाने के लिए, और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। अब आप टेसरेक्ट को इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर समय में आगे और पीछे देखा जा सकता है, और इसे 5th डायमेंशन के लोगों ने बनाया है, यानी कि एडवांस लोगों ने बनाया है। और इसे क्यों बनाया है? ताकि वो इंसानों को बचा सके, क्योंकि पृथ्वी अब खत्म हो रही है, और जो एडवांस लोग हैं उन्हें पता है, और वो कूपर के जरिए सारी इंफॉर्मेशन मर्फ तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए उन लोगों ने इस टेसरेक्ट को क्रिएट किया है, ताकि यहां से कूपर सारी इंफॉर्मेशन मर्फ को दे दे और मर्फ पूरी दुनिया को बचा ले। इस हिस्से को आप एक बार फिर से समझ लें। 5th डायमेंशन के जो लोग होते हैं वो समय में आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं, और 5th डायमेंशन के लोगों ने ये टेसरेक्ट बनाया है जहां पर अभी कूपर है। इसीलिए ये समय में आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं, और ये समय में पीछे जाकर अपने ही घर के लाइब्रेरी देखते हैं, और जहां पर उसे मर्फ दिखती है। अब सवाल ये उठता है कि इस टेसरेक्ट को मर्फ के रूम के पास ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 5th डायमेंशन के लोग जानते हैं कि मर्फ नासा में साइंटिस्ट है, और वो कूपर के जरिए ब्लैक होल का सारा डेटा मर्फ को देना चाहते हैं, ताकि वो ग्रेविटी की इक्वेशन को सुलझा ले और इस पूरी दुनिया जो खत्म होने वाली है उसे बचा ले। अब समस्या ये है कि डेटा तो है, पर कूपर उसे अपनी बेटी मर्फ तक पहुंचाए कैसे? पर अपने रोबोट से सारा डेटा मोर्स कोड के रूप में ले लेता है, और उसे ग्रेविटी की मदद से बुक सेल पर जो घड़ी रखी होती है, जो कूपर ने अपनी बेटी मर्फ को इस मिशन पर आने से पहले दी होती है, उस घड़ी की सुई में ट्रांसफर कर देता है। मोर्स कोड टेक्स्ट मैसेजेस भेजने का एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी टेक्निक है जिसे पब्लिक क्लिक से, लाइट से या ऑन ऑफ टोन से अपने मैसेज को भेज सकते हैं। अब जब मर्फ अपने पिता की घड़ी लेने आती, जो कि अब साइंटिस्ट है, तो वो देखती है कि उसकी घड़ी की सुई अजीब तरह से रिएक्ट कर रही होती है, और क्योंकि वो साइंटिस्ट है तो उसे मोर्स कोड के बारे में पता होता है, और वो ये समझ जाती है कि उसके पिता ही उसे मोर्स कोड के जरिए डेटा भेज रहे हैं, और वो इस डेटा को समझकर ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है। तभी जिस टेसरेक्ट में कूपर और उसका रोबोट होते हैं वो गायब होना शुरू हो जाता है, और उन दोनों को इससे बाहर फेंक दिया जाता है। दरअसल 5th डायमेंशन के लोग कूपर के जरिए ब्लैक होल की सारी इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस टेसरेक्ट को बनाया होता है। अब कूपर बाहर आ जाते हैं और उन्हें दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ढूंढ लेते हैं। जब कूपर की आंख खुलती है तो वो एक स्पेस स्टेशन पर होते हैं। अब कूपर ने कुछ समय उस टेसरेक्ट में बिताया जो ब्लैक होल के लगभग अंदर ही होता है, तो वहां पर बिताया हुआ कुछ समय पृथ्वी पर कई सालों के बराबर होता है। कूपर की आंख खुलने के बाद जब वो स्पेस स्टेशन को देखते हैं तो वो देखते हैं ये स्टेशन उनके नाम पर नहीं, बल्कि उनकी बेटी मर्फ कूपर के नाम पर रखा गया है। जब वो अपनी बेटी से मिलते हैं तो वो बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है और जीवन की आखिरी घड़ियों में होती है। मर्फ कूपर अपने पिता से कहती हैं कि किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहिए। मर्फ कूपर अपने पिता से कहती हैं कि उनके लिए उनका परिवार वहां है और अब उनका परिवार वहां नहीं रुकना चाहिए। कूपर तब अमेलिया ब्रांड के पास जाने का फैसला करते हैं, जो आखिरी ग्रह पर अकेली रह गई होती है। अंत में दिखाया जाता है कि ब्रांड उस नए ग्रह पर हेलमेट उतार देती है, जिससे संकेत मिलता है कि वहां का वातावरण इंसानों के रहने योग्य है। कूपर अपने रोबोट के साथ उड़ान भरते हैं और ब्रांड के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं, और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है।